राजनीति में कभी कभी जीत भी हार जैसी लगती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। कहानी मध्य प्रदेश के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ हाल के चुनाव में जो जीत हासिल हुई वो असल में जीत कम और आंकड़ों में छिपी एक बहुत बड़ी चेतावनी ज्यादा है। देखिए, ये विश्लेषण किसी व्यक्ति या पार्टी के बारे में नहीं है। ये जमीनी हकीकत, वोटरों की बढ़ती उम्मीदों और शासन के तरीकों के बारे में है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आज हम 4 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले हम उस जमीन और वहां के लोगों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि चुनाव के जो बेहद करीबी नतीजे आए वो क्या कहते हैं। इसके बाद हम उस चेतावनी का विश्लेषण करेंगे जो इन नतीजों में छिपी है। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि भरोसा दोबारा बनाने के लिए आगे क्या रास्ता हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्पराजगढ़ की जमीन और वहां के लोगों की कहानी से। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए ना पहले उसकी मिट्टी को समझना बहुत जरूरी होता है। पुष्पराजगढ़ ये मध्य प्रदेश का एक आदिवासी दिल है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगह है। यहीं पर है पवित्र अमरकंटक का पठार, जहां से भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी जन्म लेती है। यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल और ये नदी, ये सब यहाँ के लोगों की पहचान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपको बैगा, पहाड़ी कोरवा, गोंड और पनिका जैसे आदिवासी समुदाय मिलेंगे। इनकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती और जंगल पर ही टिकी है। इनकी जिंदगी मौसम के साथ चलती है, खेती की लय पर चलती है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी कमाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये उनके मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है। अब ये देखिए, जब वादे हकीकत से दूर हो जाते हैं तो क्या होता है। जब सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी चीजें नहीं मिलती तो सरकार और जनता के बीच का जो भरोसा है ना, वो टूटने लगता है। गांव वालों ने खराब सड़कों का विरोध करने के लिए गड्ढा पूजा तक कर डाली। जरा सोचिए कि लोग कितने परेशान होंगे। डोनिया नाम के एक छोटे से गांव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सड़क, पानी, बिजली नहीं तो वोट भी नहीं। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये जमीन पर पनप रहे एक बड़े असंतोष के साफ संकेत हैं। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और नतीजों के आंकड़ों को देखते हैं कि 2023 के चुनाव के नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। साल 2023 में यहाँ लगभग 87% लोगों ने वोट डाला। ये 2018 के 79.2% से एक बहुत उछाल उछाल है। अब देखिए, जब इतने सारे लोग घर से निकलकर वोट डालने आते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो चुप नहीं हैं, वो हालात पर अपनी राय दे रहे हैं। ये बढ़ी हुई भागीदारी दिखाती है कि लोग अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं और उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। और ये देखिए कि मुकाबला कितना ज्यादा करीबी था। कांग्रेस को मिले 42.14% वोट और वहीं बीजेपी को मिले 39.36%। फासला 3% से भी कम का। इसे राजनीति में कोई बहुत बड़ी निर्णायक जीत नहीं कहा जा सकता, ये तो बस बाल बाल बचने जैसा है। इसको और साफ साफ समझते हैं। 1,85,000 से ज्यादा वोटरों वाले इलाके में जीत और हार का फैसला हुआ सिर्फ 4,486 वोटों से, बस इतने से। ये एक ऐसा मार्जिन है जो किसी भी तरफ जा सकता था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक उम्मीदवार जो 3 बार से विधायक है और वोटिंग भी रिकॉर्ड तोड़ हुई है, तो फिर नतीजा लगभग हार जैसा क्यों रहा? ये हमारे विश्लेषण का सबसे अहम सवाल है। ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोगों के वोट डालने के बावजूद वो समर्थन में तब्दील नहीं हो पाया? तो अब आते हैं हम अपने विश्लेषण के तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर। इस चेतावनी की चीरफाड़ करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्यों एक जीत में हार का एहसास छिपा था। इसकी 3 मुख्य वजहें सामने आती हैं। पहली, विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा था। बीजेपी का वोट शेयर धीरे धीरे ही सही पर लगातार बढ़ रहा था। दूसरी वजह, वोटों का बंटवारा। जीजेपी और बसपा जैसी पार्टियों ने आदिवासी वोटों का करीब 10% हिस्सा काट लिया, जिसका सीधा सीधा असर मुख्य लड़ाई पर पड़ा। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी वजह थी, वो थी लोगों की नाराजगी। सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों पर जो काम नहीं हुआ, उसका गुस्सा वोटों में दिखा। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाएगी। 2008 में वोटिंग 71% थी, जो 2023 में बढ़कर 87% हो गई। मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने आ रहे हैं। लेकिन इसी समय में कांग्रेस का वोट शेयर देखिए,
2013 में 50% पर पहुंचने के बाद ये 2018 और 2023 दोनों में 42% पर ही अटका रहा। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी धीरे धीरे इस फासले को कम करती चली गई। और इन सारे नंबरों का जो निचोड़ है, जो असली चेतावनी है, वो यही है, जब लोगों की भागीदारी तो बढ़े लेकिन सत्ताधारी का समर्थन जस का तस रहे, तो इसका एक ही मतलब होता है कि लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। ये एक सीधा संकेत है कि वोटर अब जाग चुका है और वो सिर्फ नाम पर वोट नहीं देगा, वो काम पर वोट देगा। चलिए, अब तक हमने समस्या को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या है? इस टूटे हुए भरोसे को फिर से बनाने के लिए क्या खाका तैयार किया जा सकता है? यहाँ एक चतुर्मुख सिद्धांत का प्रस्ताव है। ये एक 4 तरफा रणनीति है जो चुनावी, संगठनात्मक, संवाद और संसाधन, इन 4 पहलुओं पर एक साथ काम करने की बात करती है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये शासन को असरदार बनाने का एक पूरा नजरिया है। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी, अलग अलग आदिवासी समूहों को एक कॉमन मकसद के लिए एकजुट करना। दूसरा, संगठनात्मक, बूथ लेवल पर टीमों को इतना मजबूत बनाना कि वो जनता और नेता के बीच एक पुल का काम करे। तीसरा, संवाद, विकास और सम्मान का एक ऐसा संदेश देना जो लोगों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हो। और चौथा, संसाधन, ये पक्का करना कि विकास का पैसा सही तरीके से बिना किसी हेरफेर के लोगों तक पहुंचे। और संवाद वाले पहलू में संदेश बिल्कुल साफ, सीधा और ईमानदार होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, ये कोई लुभावना नारा नहीं है, ये लोगों की उन शिकायतों का सीधा जवाब है जिनके साथ वो रोज जीते हैं। ये दिखाता है कि आप उनकी तकलीफ को समझते हैं और उसे दूर करने के लिए गंभीर हैं। भरोसे की शुरुआत यहीं से होती है। आखिर में मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए अगले 5 साल के लिए राजनीति को एक ऐसी मशीन में बदल देना जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करे। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और उसकी समस्या का समाधान हो। असली जीत तब होती है जब लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, न कि तब जब वोटों की गिनती खत्म होती है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के जमाने में जब वोटर इतना जागरूक और सक्रिय है, तो क्या सिर्फ चुनाव जीत लेना ही काफी है, या असली जीत लोगों का भरोसा जीतने में है और उस भरोसे को अपने काम से हर रोज कायम रखने में है? ये सवाल सिर्फ पुष्पराज गढ़ का नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है।